हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी आज की पीआईबी ज्ञान की क्लास शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है, आरबीआई एडवाइसेस बैंक्स टू इंटीग्रेट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम्स फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर। तो आरबीआई ने सारे कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक सबको कहा है कि इस रिस्क इंडिकेटर को अपने सिस्टम के साथ उन्हें इंटीग्रेट करना है। और ये आरबीआई कर रही है टू कॉम्बैट ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड। और देखिए ये हम इस जितने भी आजकल देखिए बहुत बढ़ गया है फाइनेंशियल फ्रॉड्स के नंबर। लोगों को कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं और वो लोग फंस जाते हैं झांसे में और कहीं ना कहीं उनके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है। इसको प्रिवेंट करना है, इसकी रियल टाइम डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है। देखिए रियल टाइम डिटेक्शन इसलिए ज़रूरी है, लोग पहले से अवेयर रहें, क्योंकि अगर फ्रॉड हो जाता है ना उसके बाद पैसे वापस लाना बैंक्स के लिए या डिपार्टमेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ये फ्रॉडस्टर्स क्या करते हैं, पैसे अकाउंट में शिफ्ट कर लिए और वहाँ से साथ के साथ ही निकाल लेते हैं। और मोस्टली ये जो अकाउंट्स होते हैं ये अकाउंट्स मनी म्यूल्स के होते हैं। तो मनी म्यूल्स एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें लोग जिनको पता ही नहीं है कि एक्चुअली में ये पैसे फ्रॉड का पैसा है, क्राइम का पैसा है, उनको बस एज यूज़ किया जाता है एज अ म्यूल बाय द फ्रॉडस्टर्स। तो वो उनको ऐसे कहते हैं कि हमारा कहीं से पैसा आना है, आप अपने खाते में ले लीजिए, हम आपको थोड़ा सा इसके लिए जैसे 1000-2000 या किसी में भी बात कर ली। तो मोस्टली ये लोग ऐसे होते हैं कि इनको ज़्यादा एजुकेशन होती नहीं है रिगार्डिंग ऑल दी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो ये कह देते हैं ठीक है हमें तो इतना 1000-2000 मिल रहा है तो लाने देते हैं। तो वो उनको यूज़ करते हैं और पैसा सारा निकाल लेते हैं उनके खाते से। वो फ्रॉडस्टर्स कभी पकड़ में आते ही नहीं हैं। तो इसके लिए रियल टाइम डिटेक्शन ही पहले ज़रूरी है और प्रिवेंशन ज़रूरी है। लोग पहले से ही अवेयर रहे, उन्हें पता रहे। तो ये कैसे होगा, फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर को जब एम्बेड करेंगे और इस रिस्क इंडिकेटर को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट ने डेवलप किया था और लॉन्च किया था इन मई 2025। इसमें क्या होता है, जो मोबाइल नंबर्स होते हैं ना, क्योंकि देखिए ऑब्वियसली मोबाइल नंबर्स तो बार बार तो चेंज करेंगे नहीं जो फ्रॉडस्टर्स हैं, तो मोबाइल नंबर्स के साथ अटैच कर दिया जाता है उनका रिस्क लेवल। और फिर इस रिस्क लेवल या रिस्क कैटेगरी को शेयर किया जाता है विद बैंक्स एंड पेमेंट सर्विसेज, जिससे वो फ्रॉड मिटिगेशन कर सकें और ट्रांजैक्शन अगर कोई भी नंबर्स के थ्रू हो रही है तो उसकी सिक्योरिटी बना सकें। जो आपका ये रिस्क इंडिकेटर है ये मोबाइल नंबर्स को 3 रिस्क कैटेगरीज़ में डिवाइड करता है, मीडियम, हाई एंड वेरी हाई। और ये कैसे उनको डेटा मिलेगा इन कैटेगरीज़ में कि उन नंबर्स को डालना है, डेटा मिलेगा थ्रू I4C जो कि है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। इनका एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है उसके थ्रू, क्योंकि लोग जाके वहाँ रिपोर्ट करेंगे। देन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का चक्षु प्लेटफॉर्म है, इसमें भी सिमिलरली लोग जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर उनके साथ कोई भी साइबर फ्रॉड होता है, साइबर क्राइम होता है, उस नंबर को रिपोर्ट कर सकते हैं। इंटेलिजेंस शेयर्ड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तभी देखिए आप लोगों को भी कहा जाता है कि अगर आपके साथ कोई भी आपको लगता है कि नंबर है और ये फ्रॉडस्टर का नंबर है तो इसको जाके रिपोर्ट किया कीजिए पोर्टल में, क्योंकि तभी तो वो रिस्क कैटेगरी में आएंगे और तभी तो आगे बैंक्स और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को पता रहेगा कि ये नंबर फ्रॉडस्टर का हो सकता है। जो आपका ये रिस्क इंडिकेटर है इसमें APIs तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को यूज़ किया गया है, जिससे जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है उसके साथ रियल टाइम जो भी बैंक का सर्वर है, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के सर्वर हैं, वो रियल टाइम अटैच हो जाएंगे। और इसकी वजह से क्या है कि देखिए जब DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम बैंक्स को बताएगा, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को बताएगा रियल टाइम, तो आगे वो रियल टाइम बता पाएंगे अपने कस्टमर्स को और वो लोग इन टाइम ब्लॉक कर पाएंगे या डिले कर पाएंगे उस ट्रांजैक्शन को। और देखिए जैसे आजकल अगर हम लोग देख रहे हैं ना कि आप फ़ोन यूज़ करते हैं तो लिखा आ जाता है स्पैम, ऐसे ही हो सकता है कि आपकी ट्रांजैक्शन करते टाइम ही स्पैम लिखा आ जाए, तो आपको ऑलरेडी अलर्ट करने की कोशिश करेंगे आपके बैंक्स या सर्विस प्रोवाइडर्स। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति श्री CR पाटिल जी इनॉग्रेट सी फ्लड। ये एक यूनिफाइड इनंडेशन फॉरकास्टिंग सिस्टम रहेगा। तो बेसिकली देखिए मॉनसून आते ही हमें पता है कि हमारी कंट्री में बहुत एरियाज़ हैं जहाँ पर फ्लडिंग हो जाती है। उससे देखिए ह्यूमन लाइफ की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्रॉप्स की, कई बहुत चीज़ों की नुकसान होता है हमारी कंट्री को। तो सी फ्लड इसी के लिए बनाया गया है जिससे हम प्रिपेयर्ड रहें ऑलरेडी, ऐसा कोई डिज़ास्टर अगर आने वाला है। सी फ्लड विलेज लेवल तक का 48 आवर फोरकास्टिंग दे दिया करेगा।
तो देखिए शहरें ही नहीं कि मेट्रो सिटीज़ टियर 1 टियर 2 सिटीज़ ही नहीं, उनके अलावा विलेजेस तक इसमें उनका डेटा तक मिल जाएगा और 48 आवर्स पहले मिलेगा, यानी कि 2 दिन एडवांस डेटा ये दिया करेगा। और ये डेटा वो कैसे करेगा, ये हाई रेजोल्यूशन इनंडेशन मैप्स जनरेट करेगा और वाटर लेवल प्रेडिक्शंस करेगा उस एरिया के, ये बताने के लिए कि इस एरिया में फ़्लड आ सकती है और क्या वाटर लेवल रहेगा अगर फ़्लड आती भी है, जिससे हम डिज़ास्टर प्लानिंग कर सकें। दो ऑब्वियसली देखिए 48 आवर्स बहुत होती हैं अगर प्लानिंग करना है कि अगर कोई मेजर हमारे डिज़ास्टर आने वाला है। और इसमें रेनफॉल, रन ऑफ, टाइडल एंड रिमोट सेंसिंग डेटा सबको इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे जो वाटर लेवल प्रेडिक्शंस हैं वो और बेटर हो सके। ये जो प्लेटफॉर्म है ये 2D हाइड्रोडायनेमिक मॉडलिंग को यूज़ करेगा और 3 बेसिन्स कवर करेगा अभी ये एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारी कंट्री में, महानदी, गोदावरी एंड तापी बेसिन्स। और जो गोदावरी बेसिन है उसका जो भी सिमुलेशंस है वो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम के थ्रू होगी एट सीडैक पुणे। एंड गोदावरी एंड तापी बेसिन के लिए जो आउटपुट्स हैं वो जनरेट करेगा NRSC अंडर नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट। देखिए ये जो प्लेटफॉर्म है ये हमारी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट है स्प्री 2025 लॉन्च्ड। सो स्प्री स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़, इसे ESIC ने अप्रूव किया है अपनी 196th कॉरपोरेशन मीटिंग में। और ये जो आपका कैंपेन है ये रन करेगा फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 दिसंबर 2025। तो इसमें क्या होगा, ये एक 1 टाइम विंडो रहेगी। जितने भी अनरजिस्टर्ड एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ हैं ना ESIC में, चाहे वो एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ही क्यों नहीं है, टेम्पोरेरी वर्कर्स ही क्यों नहीं है, लेकिन अगर वो एज़ पर ESIC रूल्स एनरोल हो सकते हैं तो उनको विंडो दी जाएगी कि वो एनरोल करें अपने आप को, और उन पर कोई भी पेनल्टी या इंस्पेक्शन नहीं होगी कि उन्होंने अपने आप को पहले क्यों नहीं टाइम पे एनरोल किया था। तो जो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ हैं वो ESIC पोर्टल पर जाकर, श्रम सुविधा या इवन की मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के भी पोर्टल पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट मानी जाएगी ESIC में, कब से रजिस्टर माना जाएगा एम्प्लॉय, जब से जो डेट एम्प्लॉयर डिक्लेयर करेगा। और इवन की चाहे मानो कि मैं आज कर रही हूँ रजिस्टर, पर मेरी जो एम्प्लॉयमेंट है वो शायद 2-3 साल पहले शुरू हुई हो, उस पीरियड के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रिक्वायर्ड है, कोई इंस्पेक्शन नहीं होगी, कोई ड्यूज़ नहीं लगेंगे। तो इसकी क्योंकि देखिए कोई भी फियर नहीं है, डर नहीं है एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय को कि उन पर लीगल एक्शन होगा, तो इसलिए इसमें रजिस्ट्रेशंस आने के बहुत आसार रहते हैं। एंड ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्चुअल, कैजुअल, गिग एंड टेम्पोरेरी वर्कर्स को टारगेट करती है ये स्कीम, जो ESI बेनिफिट्स में भी नहीं है। क्योंकि देखिए जब वो ESIC के साथ रजिस्टर हो जाएंगे ना तो वो फॉर्मल सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क में आ जाते हैं। हमने इवन की पिछली क्लास में एम्प्लॉय इंसेंटिव स्कीम के बारे में भी बात किया था। सो वो जो इंसेंटिव स्कीम है उसमें भी हम यही चाहते थे ना कि फॉर्मल सोशल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर में आ जाएं, क्योंकि उससे क्या फ़ायदा होता है उनको, हेल्थ केयर, मैटरनिटी, इंजूरी, सिकनेस, जितने भी एक्ट्स हैं ना, जो लेबर एक्ट है, ESI एक्ट है हमारी कंट्री में, जो भी एक्ट्स हैं वो सब के अंतर्गत उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है। जो स्प्री है ये कैंपेन आपका 2016 से चला आ रहा है ESIC का, एंड अभी तक इसमें 88,000 एम्प्लॉयर्स एंड 1.02 करोड़ एम्प्लॉयज़ अपने आप को रजिस्टर कर चुके हैं। तो देखिए काफ़ी अच्छा कवरेज है जो इस स्कीम के थ्रू, इस कैंपेन के थ्रू ESIC कर रही है। नेक्स्ट है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 22-23 एंड 23-24। तो ये कंडक्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। तो जो आपका 22-23 का है वो अगस्त 22 टू जुलाई 23 के डेटा उसमें है, इन रिकॉर्डेड है। और सैम्पल साइज़ देखिए 1,55,000 रूरल हाउस होल्ड्स और 1,07,000 अर्बन हाउस होल्ड्स लिए गए हैं। एंड जो आपका सर्वे 23-24 का है वो अगस्त 23 से जुलाई 24 के डेटा उसमें यूज़ किया गया है, लिया गया है।
तो हाइलाइट्स क्या हैं इस सर्वे के? जो मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 22-23 में, वो रूरल में 3,773 है, अर्बन में 6,459 है, और 23-24 में वो राइज हुआ है, रूरल में 4,122 एंड अर्बन में 6,996। तो देखो कि इसका मतलब क्या है कि एक पर कैपिटा एक इंसान अपना जो खर्चा है वो अर्बन एरियाज़ में क्लोज टू 7,000 में चला रहा है और रूरल एरियाज़ में क्लोज टू 4,000 में। और जो गैप है, देखिए रूरल अर्बन का गैप भी हमें दिखाई ही दे रहा है कि 22-23 में 71% था और 23-24 में वो कम हुआ है, लेकिन 1% ही टू 70%। और अगर हम इसको 2011-12 के ट्रेंड से देखें तो जो आपका रूरल एरियाज़ का मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो ऑलमोस्ट ट्रिपल हुआ है। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें पार्ट लेती हैं, कहीं इन्फ्लेशन भी बढ़ती है और लोगों की क्योंकि पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी है तो वो थोड़ा और खर्चा भी कर पाते हैं। बहुत सारे रीजंस होते हैं इस पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के एनहांस होने के। देन जो रूरल अर्बन गैप है वो भी कम हो रहा है। ये 2011-12 में 84% होता था जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का गैप है, अब वो कम होके 70% तक आ गया है। लेकिन देखिए अभी भी गैप बहुत ज़्यादा है, अभी भी। तभी आपने देखा है जो सरकार की ज़्यादा स्कीम्स हैं वो अंडर सर्व्ड सेक्टर्स पे, हम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी पे देखा है कि ज़्यादा टारगेटेड होती हैं, और मोस्टली कौन से होते हैं? रूरल एरियाज़ ही होते हैं। नेक्स्ट है डिक्लाइनिंग इनइक्वालिटी। तो ये गिनी कॉफिशेंट से मेजर की जाती है। जो गिनी कॉफिशेंट है वो रूरल एरियाज़ में 0.266 से 0.237 हुआ है। तो जितना देखिए ये कॉफिशेंट कम होता है ना, उसका मतलब उतनी ज़्यादा इक्वालिटी आ रही है सोसाइटी में। और अर्बन एरियाज़ में ये 0.314 से 0.284 हुआ है। इसका मतलब जो कंजम्पशन इनइक्वालिटी है वो रिड्यूस हो रही है हमारी इकनॉमी में। देन एक्सपेंडिचर के पैटर्न्स, फूड वर्सेस नॉन फूड आपके ऐसे रहे हैं कि नॉन फूड आइटम्स रूरल एरियाज़ में 53% नॉन फूड आइटम्स पर खर्च किया गया है और अर्बन एरियाज़ में वो 60% है। और फूड में भी ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, बेवरेजेस, मिल्क प्रोडक्ट्स और वेजिटेबल्स, इन पर ज़्यादा खर्चा किया है लोगों ने। और जो बॉटम 5% और टॉप 5% लोग होते हैं एज़ पर इनकम, उनमें आपके रूरल एरियाज़ में जो बॉटम 5% हैं वो उनका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो महीने का सिर्फ 1,677 रुपये है, और अर्बन एरियाज़ में वो 2,376 रुपीज़ है। और यही अगर मैं बात करूँ जो टॉप 5% अर्निंग पीपल हैं इकनॉमी के, उनका जो रूरल एरियाज़ में है वो 10,581 है और अर्बन एरियाज़ में 20,846 है। तो ये देखो कि कितना फ़र्क है बॉटम 5% और टॉप 5% में। इवन कि अगर अब हम लोग एवरेज देखें, जो एवरेज आया है वो कितना आया था हमारा 4,000 फॉर रूरल्स एंड अर्बन एरिया में वो 6,900। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं बॉटम 5% और टॉप 5% से, तो बॉटम कितना ज़्यादा हमारा यानी पर कैपिटा में ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि जिनका एक्सपेंडिचर कम है, और टॉप 5% के ही वो नंबर ज़्यादा होने की वजह से जो एक्चुअल एवरेज है वो, अगर मैं अर्बन एरियाज़ की बात करूँ, वो 6,900 आ पा रही है क्योंकि टॉप 5% का खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो अगर चाहे इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी कम भी हुई है, पर फिर भी अगर हम लोग डेटा को एनालाइज करें ना तो अभी भी इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है हमारी इकनॉमी में। एंड देन अगर स्टेट्स की बात करें तो सिक्किम का हाईएस्ट है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, रूरल एरियाज़ में 9,377 एंड अर्बन में 13,927, और छत्तीसगढ़ का लोएस्ट है, रूरल में 2,739 एंड अर्बन में 4,927। तो ये मेन आपके पॉइंटर्स थे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के। और क्योंकि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आप जब अपना कॉन्सेप्ट करेंगे इकोनॉमिक्स में, जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कंट्री का, उसमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। बैंकर्स यूनिवर्सिटी आरबीआई ग्रेड बी के बच्चों के लिए कंप्लीट गाइड लेकर आया है। ये पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगी। इसमें आपको सिलेबस, टाइम टेबल, सोर्सेज, टिप्स सब मिल जाएगा। आपके लिए एक रोड मैप है इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। आप इस पीडीएफ को अवेल कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगा, उस लिंक पर जाइए, अपना ईमेल आईडी डालिए और ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी।